दुनिया भर के बाजारों से है बेहद दमदार शुरुआत के संकेत और अमेरिका में रही शुक्रवार को जबरदस्त तेजी। तो क्या भारतीय बाजार आज कुछ और नए रिकॉर्ड बनाएंगे? मजबूत शुरुआत के बाद क्या कुछ और बढ़ पाएंगे और क्या बैंक निफ्टी 22,000 की तरफ बढ़ेगा? ढेर सारे सवाल हैं, हफ्ते के पहले दिन लेंगे जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से चर्चा करेंगे जिस तरह से संकेत आ रहे हैं ग्लोबली, कुछ नतीजे आने वाले हैं इस हफ्ते ऑटो सेक्टर के, वहां पर भी फोकस रहेगा। और हफ्ते के एंड में वीकेंड पर काफ़ी सारी खबरें आई, उन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सर, ये सब शुरू करें उससे पहले बता दीजिए आज के अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। अमेरिका में दमदार तेजी रही, उम्मीद से कहीं ज्यादा। 830 अंकों की मजबूती के साथ डाउ बंद होता हुआ दिखा है। नेस्डेक नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। सोचिए, कोरोना से भी पहले के रिकॉर्ड्स अब वापस बन चुके हैं नेस्डेक में। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयरों में जबरदस्त तेजी लगातार बरकरार है। इसके अलावा आप देखें तो कच्चे तेल में 5% का उछाल आया है, ये $43 के आसपास। तो थोड़ी सी चिंता की बात वहाँ पर है। आज से लॉकडाउन के हटने की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी ऑफिसेज खुलेंगे। सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सब जगह धीमे धीमे हिंदुस्तान खुलते हुए नजर आएगा। ये एक बड़ा बदलाव लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है। देखते हैं क्या कुछ होता है। L&T यहाँ पर नतीजे कमजोर रहे लेकिन गाइडेंस मजबूत। वेदांता के नतीजों से निराशा हुई है। कुछ एक्सेप्शनल लॉसेज हैं, बाकी नतीजे मिले जुले हैं। तो ये है आज का भरपूर एक्शन दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो भरपूर एक्शन रहा है। और सर, जिस तरह के ग्लोबल संकेत हैं वो तो काफ़ी मजबूत हैं। जो अमेरिका में जॉब्स के आंकड़े आए मई के महीने में, वहाँ पे अनुमान था कि 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई होगी, पर यहाँ पे तो पता चल रहा है कि 25 लाख लोग हायर करे गए, यानी कि नेगेटिव 80 लाख की बजाय पॉजिटिव 25 लाख का फिगर आया। हालांकि अब थोड़ा विवाद चल रहा है उस पर कि ये कितना एक्यूरेट है, और शायद जब अगले महीने जून के डेटा आते हैं तो मई के डेटा में रिविजन भी देख सकते हैं। पर फिलहाल जो डेटा आया है सर, वो काफ़ी मजबूत है और एक भरोसा दिला रहा है कि वो सब बुल्स जो मार्केट पर पॉजिटिव रहे हैं और इकोनॉमिक रिकवरी पर पॉजिटिव रहे हैं, उनका भरोसा कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। दीप, ये बात सही है कि डेटा को लेकर थोड़ा सा वाद विवाद वहाँ है, लेकिन पॉइंट सिंपल है। मैं तो ये कहूँगा डेटा देखने की ज़रूरत भी क्या है। क्या फ़र्क पड़ता है थोड़े कम या ज़्यादा हो? मार्केट को तो फ़र्क पड़ता नहीं। मार्केट को अनएम्प्लॉयमेंट डेटा से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मार्केट को कोरोना के डेटा जो है मरीजों के या फिर मरने वालों के, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस समय सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है जो दुनिया भर के बाज़ारों में तेज़ी बनाए रखे हुए हैं, वो है लिक्विडिटी। जब ग्लोबल लिक्विडिटी का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये कि उस फ्लो के साथ साथ आपको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट है तेज़ी को, उसके साथ साथ आपको इस हफ्ते होने वाली फेड की मीटिंग से भी कोई ऐसी नेगेटिव खबरें आने की उम्मीद है नहीं। और उसके अलावा जो कुछ भी इकोनॉमी के ओपन अप होने की उम्मीद में लोग तेजी कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बाजारों को मजबूत रखे हुए हैं। इन सब फैक्टर्स में सिर्फ एक ही चीज़ है जो मूड बिगाड़ने का काम कर सकती है, वो चीन और अमेरिका के बीच में कभी कोई तनाव की खबरें आए तो। और ये हमें पता है वो जब तब आएंगी, लेकिन कब आएंगी, कितनी आएंगी, लेकिन उन सभी तनाव वाली खबरों के बावजूद बाजार मजबूत हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्लियर कट है कि ये जो खबरें अगर कभी आ भी जाती है तो आपको एक उसे खरीदारी का मौका समझना है, क्योंकि ये पता है कि जो चीज़ें आपको पता है और जो चीज़ें हो रही हैं उस पर बाजार का रिएक्शन लिमिटेड होगा, थोड़े समय के लिए होगा, फिर बाजार अपना ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये समझना है कि अगर फेड की मीटिंग से कोई ख़राब संकेत ना आए कि वो लिक्विडिटी के मामले को लेकर कहीं ये कहे कि नहीं पर्याप्त लिक्विडिटी होगी, अब ज़रूरत नहीं है और पैसा देने की, तब तो एक अलग बात है, वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन जब तक फेड ये कहता है कि भाई जब तक इकोनॉमी ट्रैक पर नहीं आएगी, और मुझे लगता है कि वो ऐसा ही कहेंगे क्योंकि अमेरिका में नौकरियों का मामला बड़ा होता है, बेरोजगारी के आंकड़े बड़े होते हैं, और ये बेरोजगारी के आंकड़े लाइफ टाइम हाई के आसपास हैं, अमेरिका में सबसे ज़्यादा अब तक के हैं। तो जाहिर सी बात है फेड यही कहेगा कि जब तक जॉब्स नहीं होंगे तब तक हम हमारी वही स्ट्रेटजी रखेंगे, वही पॉलिसी रखेंगे, ब्याज दरें कम करते रहेंगे, लिक्विडिटी देते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि दुनिया भर के बाजारों में लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है, उसे एंजॉय कीजिए। हमारे यहाँ भी उसका असर दिखेगा। तो ग्लोबल संकेत इसलिए आज से मजबूत मानकर चलें, सिंपल, कहीं कोई फिलहाल दिक्कत की बात नहीं। कोरोना या फिर किसी और वजह से बाज़ारों में बड़ा रिएक्शन आना ऐसा लग नहीं रहा। अगर हाँ किसी भी कारण से लिक्विडिटी ने हाथ खींचे, और वो हाथ खींचने का कारण वो होगा जो आपको और मुझे पता नहीं, और वो कब होगा वो भी आपको और मुझे पता नहीं, तो फिर ठीक है, जो ट्रेंड है, बहाव है, उसके साथ चलें, फ्लो के साथ चलें, सिंपल है। बाय ऑन डिप्स, ये ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड है, बुरी खबर पर खरीदने का ट्रेंड है, वही ट्रेंड हमें भी फॉलो करना चाहिए।
बिल्कुल, तो बाय ऑन डिप्स मार्केट का एक्शन आपको देखने को मिलेगा। फ्राइडे को भी सेकंड हाफ में काफी एक्टिव रहे बाजार और आज भी अच्छी शुरुआत के संकेत आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 100 अंक की तेजी दिखा रहा है। तो चलिए सर, फिर आज के संकेतों के बारे में बात करते हैं। काफी सारी खबरें आई हैं, काफी सारी चर्चा करनी है। ग्लोबल क्यूज तो सर पॉजिटिव आपने बता दिया, बाकी आज के संकेत कैसे दिख रहे हैं? देखिए, बाकी संकेतों में एफआईज के संकेत न्यूट्रल हैं और घरेलू फंड के संकेत न्यूट्रल है। और इससे दीप आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या हुआ, तो शुक्रवार को खरीदा किसने था। तो आज के सेशन में कुछ अच्छे संकेत है, कुछ न्यूट्रल भी है। ये दोनों न्यूट्रल है। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव संकेत है वो आपके लिए ग्लोबल मार्केट से हैं। वायदा कारोबार के अच्छा है, सेंटीमेंट और ट्रेंड। टेक्निकली भी बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग है, लगातार 3 दिनों से 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहे हैं और वो तो वीकली क्लोजिंग मिली आपको जो शुक्रवार को मिली थी। लेकिन जो अगर थोड़े से कॉशियस, सावधानी या ऊपरी स्तरों पर सतर्क रहने के जो संकेत है वो भी मैं आपके सामने रख दूं। उसमें क्या क्या है? उसमें एक तो कच्चा तेल अब $43 पर पहुंच चुका है। तो धीमे धीमे ये कब 20 वाला 43 हो गया हमें पता ही नहीं चला। और अच्छा खासा कच्चा तेल बढ़ चुका। तो कच्चे तेल को लेकर जो हमारे को कंफर्ट था, और आपने देखा 80-85 दिनों बाद पहली बार पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़े हैं। लॉकडाउन खुलते ही आपकी ये खुशखबरी आ गई कि आज से पेट्रोल डीजल आप गाड़ी निकलवाएंगे, गाड़ी निकालेंगे और पेट्रोल डीजल भरवाने जाएंगे तो आपको कल के मुकाबले में ज़्यादा दाम आज देने पड़ेंगे। तो पॉइंट सिंपल है कि वो कच्चे तेल का एक बड़ा कंफर्ट कुशन जो था वो आपके हाथ से निकल रहा। $43 कम नहीं होते। अगर आप पीछे देखेंगे, नीचे देखेंगे, जहाँ 20, 22, $25 आपने काफ़ी वक्त तक देखा, उसके मुकाबले में $42-43 नेचुरली पिंच करता है, थोड़ा सा ज़्यादा है। एक वो है। दूसरा ये कि एफआई की तरफ से और घरेलू फंड्स की तरफ से बड़ी खरीदारी के आंकड़े शुक्रवार के हैं नहीं। इसका मतलब क्लियर कट है कि ट्रेडर्स ने अपनी शॉर्ट कवरिंग भी की है, फ्रेश खरीदारी नहीं हुई, बल्कि शॉर्ट कवरिंग का ज़्यादा सहारा मिला। तो अब देखना ये है कि क्या ग्लोबल मार्केट्स के दम पर आज बढ़िया तेजी बन पाती है और फिर से एफआईज और घरेलू फंड खरीदने लौटते हैं। तो अब यहां से आगे बढ़ने के लिए शॉर्ट कवरिंग कम, फ्रेश खरीदारी, बड़ा पैसा आपको चाहिए। तो ये एक दो ट्रिगर हैं जो ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहने के लिए कह रहे हैं। वो भी सावधान रहने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको मूड बिगाड़ के बैठना है कि भाई एफआई ने नहीं खरीदा, घरेलू फंड ने नहीं खरीदा तो हम क्या करें, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन ये दो संकेत सावधानी वाले हैं। और बाकी तो ओवरनाइट रिस्क आप हमेशा मार्केट में रखते हैं। कभी कोई स्टेटमेंट किसी तरह का आ जाए वो तो किसी को पता नहीं, और जो नहीं पता उसको छोड़ दीजिए, जो पता है उस पर फोकस कीजिए। मार्केट ट्रेंडिंग है और ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड करने का एकमात्र तरीका यही कि अपना स्टॉप लॉस पहचानिए, वहां पर लगाइए और आगे बढ़िए। जी दीप। स्टॉप लॉस पहचानिए, वहां पर लगाइए, आगे बढ़िए, ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को। तो चलिए सर, क्योंकि अब लेवल्स की बात करते हैं, किस तरह की रेंज दिख रही है आज के लिए बाजार की? आज की रेंज, जो बड़ी वाली रेंज है दीप, वो मैं पहले बता दूं। बड़ी वाली रेंज मेरे लिए 9,950, 10,050 अब ये मजबूत सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक तो मुझे कोई कमजोरी का संकेत मिलता ही नहीं है। तो पहला सपोर्ट जोन आपके लिए ये है। और ऊपर का रेंज जो खुलता हुआ नजर आ रहा है वो 10,300 से लेकर 10,450 की रेंज होगी, जहां पर आपको ऊपर नजर रखनी है। पॉइंट नंबर 1, बैंक निफ्टी पर 20,400, 20,600 अब मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्थानों पर 21,500 से लेकर 21,950 तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि 30 अप्रैल के आपको हाई है 21,947। अभी तक बैंक निफ्टी वहां नहीं पहुंचा। निफ्टी जरूर अपने 9,900 के 30 अप्रैल के हाई को अच्छे खासे तरीके से पार करके काफी ऊपर आ चुका है, वहां से 3-4%। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी लगभग 5% नीचे है अपने 30 अप्रैल। तो निफ्टी अपने 30 अप्रैल के हाई से 4-5% ऊपर है और बैंक निफ्टी 5% नीचे। तो 10% की अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में अभी भी चल रही है। और अब यहां से लीडरशिप जो पिछले हफ्ते से बैंक निफ्टी की आई है निफ्टी के मुकाबले में, मुझे लगता है वो आगे भी बरकरार रहेगी। ये आपके लिए क्लियर कट है। पॉइंट नंबर 1। जहां तक आज की रेंज का सवाल है, 10,250, 10,250 ये आज की छोटी रेंज रहेगी। 10,000 से लेकर 10,325 ये आज की मीडियम रेंज है और 9,950 से लेकर 10,400 ये आज के लिए बड़ी रेंज लेकर चल सकते हैं। 10,400, 10,450 अभी का टारगेट है निफ्टी के लिए ऊपर का। आज या अगले 2-3 दिनों में आता हुआ नजर आए, इस हफ्ते आता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 20,950, 21,350 ये आज की छोटी रेंज है। 20,825, 21,500 ये आज की मीडियम रेंज है। और ऊपर की तरफ जो रेंज बनेगी, बड़ी रेंज जो बनेगी 20,500 नीचे
और ऊपर की तरफ 21,950 का लेवल है, वो आपके लिए फाइनल टारगेट होगा आज के लिए। ये आपके आज की रेंज है। पीसीआर जैसा मैंने कहा कि वायदा कारोबार के संकेत इसीलिए पॉजिटिव रखें कि पीसीआर एक तो आपका 1.5 पर है, 1.5 कंफर्टेबल है। विक्स और 3% नीचे आया है और सपोर्ट जोन आपका शिफ्ट होकर 10,000 पर आ गया है डेटा के लिहाज से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दीप बिल्कुल, तो बाजार की रेंज शिफ्ट होती हुई दिख रही है और संकेत अच्छे लग रहे हैं। ये हैं आपके लिए आज की रेंजेस, जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है सर तेजी या मंदी की, उन्हें क्या करना चाहिए आज? देखिए, जिनकी पोजीशन है तेजी की, उनके लिए 10,000 एक सिंपल क्लियर कट डिफाइंड स्टॉप लॉस है। जिनको और सेफ रखना है वो 50 पॉइंट नीचे रख ले, 9,950। अदरवाइज 10,000 भी काफ़ी है गैप से खुलने के बाद, तो 10,000 आपका स्टॉप लॉस हो गया। बैंक निफ्टी में इंट्राडे स्टॉप लॉस 20,900 का है और क्लोजिंग बेसिस पर थोड़ा दूर है, वो 20,500 का निकल कर आता है। तो ये दो स्टॉप लॉस का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। जिनकी शॉर्ट पोजीशन है वो 10,200 का स्टॉप लॉस रखें, आप नेचुरली उसके ऊपर खुलेंगे, शॉर्ट काट लेनी चाहिए। जिनकी शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में है 21,200 आपका स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर ही खुलेंगे, शॉर्ट काट लेनी चाहिए। तो हमने शुक्रवार को ही कहा था आपको कि पोजीशन शॉर्ट है, आप काट लीजिए। लॉन्ग पोजीशन आप इंटैक्ट रखिए, वही होने वाला है आज। जी दीप। बिल्कुल, तो जिनकी शॉर्ट पोजीशन है उनको तो आज थोड़ी परेशानी होनी चाहिए। लॉन्ग पोजीशन आपको इंटैक्ट रखनी चाहिए थी, पर देखते हैं किस तरह का एक्शन होता है। नई पोजीशंस कैसे बनाए सर? नई पोजीशन में देखिए, निफ्टी खरीदने 10,000 के स्टॉप लॉस के साथ 10,250, 10,300, 10,330 और 10,400, ये 4 लेवल मैंने आज के लिए रखे हैं। वैसे फाइनल टारगेट 10,450 तक का बनता है, तो 10,250 के आसपास आप खुलेंगे। फिर 10,300, 10,330 की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश होगी। इससे पार किया तो 10,400, 10,450 तक रह जाएंगे, नहीं तो 10,300, 10,330 आज का टारगेट बन जाएगा। जो लोग बेचना चाहते हैं, अब ट्रिकी है कि बेचना कहाँ है, क्या 10,325 से बेचना शुरू कर दें? देखिए, वैसे तो मैं सेफ और ज़्यादा कंफर्टेबल फील 10,400, 10,450 की रेंज में करता हूँ, वहाँ पर मैं बेचना प्रीफर करूँगा। लेकिन ज़रूरी नहीं वो लेवल मिले, मार्केट का मूड माहौल देखेंगे तो 10,325 से हम सोचना शुरू करेंगे कि कहाँ बेचना है। तो 10,325, 10,400 आपके लिए वो रेंज है जहाँ आप बिकवाली करने की सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस 10,500 का रखिए, 10,450 तक मिले तो और बेचिए। 10,250, 10,200 के टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। ये आपके लिए लेवल हो जाएंगे बिकवाली करने के लिहाज से निफ्टी में। आइए बैंक निफ्टी, यहाँ खरीदारी करने की राय है। छोटा स्टॉप लॉस 20,900 का आपको लगाना है और 20,900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। 21,350 पहला टारगेट है, 21,500, 21,600, 21,750 और 21,950, ये 4 टारगेट हैं जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में भी बेचना कहाँ या ट्रिकी है, क्या 21,500, 21,600 से बेचना शुरू कर देना चाहिए? रिस्की है। मैं ये कहूँगा जितना आप 21,950 के आसपास बेचेंगे, या इसको एक काम करें, आप ये रखें 21,800 से 21,900 की रेंज में बेचिए। 21,500 भी मत करिए, इसको 21,800 कर दीजिए। 21,800 से 21,900 की रेंज में बेचना है आपको और 22,150 का स्टॉप लॉस लगाना है। जी हाँ, स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रहेगा, 22,150। 21,800 से 21,900 की रेंज में बेचिए, 22,150 का स्टॉप लॉस और आपका टारगेट होगा 21,500 पहला टारगेट रख लीजिए तब, और उसके बाद 21,350, 21,200 के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है। तो ये बेचने का जो है, इसमें एक टारगेट और जोड़ दीजिए, 21,500, 600 की रेंज में एक टारगेट और जोड़ दीजिए, 21,500 पहला टारगेट हो जाएगा, वहाँ से पे आपको बिकवाली करनी है जी। और तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड दीप। और भेल और एनसीसी दो स्टॉक आज वायदा कारोबार के बैन में आए हैं, तब धीरे धीरे स्टॉक बैन में आना शुरू कर रहे हैं जी। बिल्कुल, और बीएचईएल पर तो नज़र भी रखनी पड़ेगी। इस हफ्ते उसके नतीजे भी आने वाले हैं शनिवार के दिन, तो वहाँ पर भी नज़र आएगी इस हफ्ते एक्शन क्या रहता है सर। अब थोड़े संकेतों की बात करें सर थोड़े विस्तार में। आज के जो फंड फ्लोज हैं एफआईएस डीआईएस दोनों सर न्यूट्रल रखे हैं और आप बता रहे थे वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव हैं, उस पर चर्चा करेंगे। कैसे लग रहे हैं सर संकेत? देखिए, सिंपल चीज़ है कि जो खरीदारी के आंकड़े शायद आप इतनी तेज़ी में देखना चाहते हैं वो नहीं है, क्योंकि 113 पॉइंट निफ्टी बढ़कर आया, 650 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़कर आया और कैश में खरीदारी सिर्फ 98 करोड़ की है एफआईएस की तरफ से। घरेलू फंड की तरफ से खरीदारी सिर्फ 47 करोड़ की। चलो ठीक है, वहाँ नहीं है, कोई बात नहीं। आप एफएनओ में आइए, 350 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे हैं, 450 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो आंकड़े बहुत छोटे हैं। उस लिहाज से ये आंकड़े आपके लिए दोनों ही न्यूट्रल बनकर आते हैं दीप। तो आंकड़े उतने दमदार है नहीं। हो सकता है आज खरीदारी करें, एक संभव है, लेकिन ये चीज़ क्लियर कट है इन आंकड़ों को देख कर कि
जो खरीदारी ज़्यादा हुई है वो ट्रेडर्स की तरफ से ज़्यादा होती दिखी है, और आज तो ट्रेडर्स सही पड़ते हुए दिखेंगे। जो खरीद कर आए हैं उन्हें एक गैप मिलेगा ऊपर की तरफ का। जी, पहली चीज़ तो ये। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़ों की तरफ। 10,000 आपके लिए अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, वीकली और मंथली दोनों ही मिलाकर। तो दीप पहले तो वो हो गया। अब आइए आप ऊपर की तरफ। अब पहली रुकावट जो है वो 10,300 के आसपास आ रही है। 10,300 पर आप 11 लाख शेयरों की कॉल राइटिंग शुक्रवार को होते हुए दिखी। वीकली सीरीज में 18 लाख शेयर वहाँ पर है, कुल मिलाकर 24 लाख शेयर है। तो हल्की रुकावट का लेवल आपका 10,300 है। तो 10,275, 10,325 समझ लें, ये 50 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर बाजार थोड़ा वक्त बिताने की कोशिश करेगा, और उसके पार निकलने के बाद 10,400, 10,450 की रेंज आपके लिए आते हुए दिखेगी। तो ये वायदा कारोबार के आंकड़े। 10,200 के पार निकलते ही आपके लिए थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी, जो आज होगी ही। करीबन 30-35 लाख शेयर और शॉर्ट में खुले हो जाएंगे कॉल ऑप्शंस में। तो वहां से आपको और ज़्यादा तेजी बनती हुई दिख सकती है। दीप जी, बिल्कुल। अच्छा बैंक निफ्टी में बता दूं, माफ बैंक कीजिएगा, निफ्टी के मैं लिए क्या बैंक निफ्टी का डेटा बताने भूल गया मैं। जी 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 जी, बैंक निफ्टी के लिए 22,000 रुकावट का लेवल है। 22,000 फाइनल टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है। और एक बार मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर 22,000 के आसपास आप पहुँचते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और जो प्रॉफिट बुकिंग करने का एकदम परफेक्ट जोन है जो वो है दीप 21,950 से लेकर 22,150। ये नोट कर लीजिए, ये 200 पॉइंट की रेंज है। 21,950, 22,150, ये ठीक उसी तरह प्रॉफिट बुकिंग रेंज है जैसे कि खरीदारी की रेंज हमने 16,800, 17,100 में दी थी। ये 300 पॉइंट की रेंज ब्लाइंड बाय है, वैसे ही ये 200 पॉइंट की रेंज एकदम ब्लाइंड प्रॉफिट बुकिंग सेल रेंज है। उसके बाद आप ऊपर के 200-300 पॉइंट छोड़ सकते हैं। अगर आप 22,150 तक प्रॉफिट बुक करते हैं और आपको लगता है कि ठीक है 22,500 हो जाए तो मुझे चलेगा, या तो आप एकदम टॉप में बेचना चाहें तो एक अलग बात है, फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर कहीं प्रॉफिट बुक करनी है तो मेरा ये समझना है 22,000 के आसपास बढ़िया लेवल होगा। 17,000 से 22,000 22 मई से लेकर आप अभी तक 2 हफ्ते में अगर आप 5,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेजी देखते हैं ऐसे समय में, जबकि मॉरेटोरियम, इकोनॉमी की हालत, लोन, ये वो, फार्म लोन वेवर पता नहीं आएगा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 12 तारीख को क्या आएंगे, इन सब के बीच में अगर बैंक निफ्टी आपको 5,000 पॉइंट की एक तरफा तेजी देता है, 25% का मुंह देता है, तो फिर आपको किसी को पूछना नहीं है। इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए अलग चीज़ है। ट्रेडर्स के लिए तो हम रोज आपको एनालिसिस करके दे ही रहे हैं कि ट्रेडर्स को क्या करना है। ट्रेडर्स के लिए हर दिन नया दिन है और उन्हें ट्रेंड उस दिन का देखना है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए फिर मुझे लगता है कि 22,000 के आसपास के लेवल अच्छे होंगे, जहां आप एक बार ये पार्ट प्रॉफिट बुक करने का तो कम से कम सोच ही सकते हैं कि यहाँ एक बार बैंकिंग शेयरों में, एनबीएफसी शेयरों में प्रॉफिट ले लें, फिर देखेंगे कि क्या करना है। तो वो एक अच्छी रेंज होगी जहाँ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी दीप। बिल्कुल, तो शायद थोड़ी और अगर तेजी बनती है बैंक निफ्टी में तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग जोन के आसपास आप आते हुए दिखेंगे। चलिए नजर रखते हैं किस तरह का आज एक्शन रहता है। बहुत सारे सर स्टॉक्स भी फोकस में है, काफी सारे नतीजे भी आए वीकेंड पर। वेदांता यहाँ पर डीलिस्टिंग की तो खबर चली रही है, पर उसके अलावा अगर देखें एक बड़ा एक्सेप्शनल आइटम भी है। कैसे देख रहे हैं सर इनके नतीजे? रिजल्ट इसीलिए खराब है कि 17,000 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है, उसमें भी 12,000 करोड़ के आसपास का इम्पेयरमेंट लिया है उन्होंने एसेट्स का। जाहिर सी बात है कि कंपनी को डीलिस्ट करना है तो वो अपने किसी न किसी तरह से अपने एसेट्स की वैल्यू जो भी कम करनी है, जो रियलिस्टिक लेवल पर लानी है, वो लाने की कोशिश कर सकती है। और वही उसी तरह के रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार रिजल्ट्स के लिहाज से नीजर रिएक्शन आ सकता है जो स्टॉक को 102 रुपये की रेंज में लेकर आए। वो पहला सपोर्ट जोन है, अगर वो टूटता है और उसके और नीचे आता है तो 95 रुपये के आसपास एक बढ़िया एंट्री लेवल है। अगर उसके आसपास आता है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए। आपको याद होगा 87 रुपये, 88 रुपये के आसपास, जब 90 रुपये के आसपास था तब भी हमारी राय यही थी कि आपको डेफिनेटली वेदांता खरीद के रखना चाहिए, क्योंकि बाईबैक का सपोर्ट है। तो आपके लिए 95 के आसपास आने पर रिस्क कम हो जाती है और वो लेवल आए तो फ्रेश खरीदारी कीजिए। वैसे भी मैंने आपको हमेशा यही कहा है कि जब भी मार्केट घूमेंगे सबसे पहले अगर कोई एक सेक्टर मजबूती के साथ बढ़ेगा तो वो मेटल्स है, और मेटल्स मेरी पहली पसंद होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से 60-65 रुपये वाला वेदांता 105-110 हो चुका है। टाटा स्टील ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुका है निचले स्तरों से। हिंडाल्को वही हाल है। नेल को मैंने बर्थडे के दिन भी आपको कहा था कि यहाँ खरीदारी कीजिए, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटली और मजबूत वैल्यूएशन वाला स्टॉक है। तो ओवरऑल नीचे के लेवल पर, क्योंकि आप ऑलरेडी वेदांता ज़्यादातर लोग खरीदारी करके गए, डे हाई पर बंद हुआ था शुक्रवार को, तो मुझे लगता है कि हाँ 107 के ऊपर निकलने के बाद फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखेगी।
अगर स्टॉक ऊपर खुल जाता है तो 107 के ऊपर फ्रेश खरीदारी होगी, अदरवाइज 100-102 की रेंज में पहले देखिए, वहाँ पर अगर आपकी शॉर्ट है काट लीजिए। फ्रेश खरीदारी करने के लिए मैं 95 पे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, मुझे पता नहीं आएगा नहीं आएगा, आएगा तो छोड़ना नहीं, ये बात क्लियर है जी दीप। बिल्कुल ठीक है, तो गैप डाउन अगर आए और 95 के लेवल्स के आसपास मिले तो फिर वेदांता पर खरीदारी करनी चाहिए, ये है वेदांता पर राय। पर चलिए अब आपको बता देते हैं आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। जी सर। एसबीआई के फ्यूचर्स खरीदारी करने की राय है दीप, और शुक्रवार को भी आपको याद होगा क्लोजिंग वाले शो में रिजल्ट्स के बाद मैंने खरीदारी करने की राय दी थी कि एसबीआई के फ्यूचर्स खरीद कर जाइए। 195-205 के टारगेट दिए थे। लगभग सारी जितनी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी बढ़िया आई हैं, तो मुझे लगता है अब भी मौका बन सकता है। 186 रुपये के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय है। 194, 197, 194, 197 ये 2 टारगेट है जिसके लिए आपको खरीदारी करनी है, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं एसबीआई में, ये मेरी राय है। और हाँ, ऊपर के लेवल पे आज प्रॉफिट बुक भी ज़रूर करें क्योंकि एफआईज के सारे अपग्रेड आए, अपग्रेड आने के बाद ऊपर के लेवल पे हम प्रॉफिट बुकिंग करने की भी राय देंगे। तो बहुत गैप से खुल जाए तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, और अगर गैप ना मिले तो डेफिनेटली खरीदना है और ऊपर में प्रॉफिट बुक करना है जी दीप। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजे हैं एसबीआई के, एक्शन में भी रहा स्टॉक और आज फिर से आपको एक्शन में दिख सकता है। एसबीआई है आपका स्टॉक ऑफ द डे। थोड़ी देर में आपको आज का हीरो भी बताएंगे, वहां पर भी क्या रिकमेंडेशन है उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले देख लेते हैं कि इस वीकेंड पर जो खबरें आई हैं, जो बाकी नतीजे आए हैं, ब्रोकरेज एक्शन रहा है, उसके दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। देवांशी, कुशल, पूजा और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ अहम अर्निंग्स कौन सी हैं। गुड मॉर्निंग कुशल। आज सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो जीएसपीएल, साथ ही ईआईएच होटल्स, एबॉट इंडिया और आइनॉक्स लीजर, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने वाले हैं, इस पर नजर रखिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया, आज से कंपनी का बायबैक खुलने वाला है और आज से लेके 19 जून तक ये बायबैक खुला रहेगा। 200 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 4.92% इक्विटी का बायबैक कंपनी करती हुई दिखेगी और टेंडर रूट के माध्यम से बायबैक होगा, तो इस पर आज क्लोजली वॉच होता हुआ दिखेगा। साथ ही तानला सोल्यूशंस के बायबैक की एक स्टेज है, 81 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर करीब 154 करोड़ शेयर्स का बायबैक कंपनी करती हुई दिखेगी, तो इस पर भी नजर रखें। नतीजों के लिहाज से जो वीकेंड पर आए थे उसमें एल&टी, अब देखिए जो नतीजे बहुत अच्छे आते हुए नहीं दिखे हैं। कंपनी ने अपनी जो ऑर्डर गाइडेंस है ये मिस की है कोरोना वायरस के इम्पैक्ट के चलते, लेकिन जो कुल आय है करीब 2.25% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 3% तक कम होता हुआ दिखा है और मार्जिन अनुमान भी यही था कि एकदम फ्लैट रह सकते हैं 12.5% के करीब, लेकिन 12.25% से घटकर 11.5% पर मार्जिन आते हुए दिखे हैं। नए जो ऑर्डर्स हैं चौथी तिमाही में उसमें 5% तक की बढ़त होती हुई दिखी है और अगर टोटल ऑर्डर बुक की बात करें तो उसमें करीब 4% तक की बढ़त देखने मिली है। 3.03 लाख पर टोटल ऑर्डर बुक फिलहाल कंपनी की स्टैंड कर रही है। लेकिन अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव कमेंट्री कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है कि आने वाले 1 महीने के अंदर कंपनी का जो कामकाज है वो प्री कोविड लेवल्स पर पहुंचता हुआ दिखेगा, यानी कि एग्जीक्यूशन अब कंपनी थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रही है। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो नंबर्स हैं थोड़े से मिले जुले आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 2.25% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी 3% कम हुआ और जो मार्जिन है वो इस बार 14.5% से घटकर करीब 13% के करीब आते हुए दिखे और जो मुनाफा है वो इस बार 210 करोड़ से घटकर 168 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। डिवीज लैब काफी मिले जुले हैं, लेकिन आप देखिए ऑपरेशनली नंबर्स अनुमान से हल्के से कम है, बट ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें तो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। मुनाफा इस तिमाही में 33% तक बढ़ता हुआ दिखा है। आय जो है वो करीब 10% बढ़ी है। कामकाजी मुनाफे में 7% तक की बढ़त देखने मिली है और मार्जिन आप देखिए 32% पर आते हुए दिखे, 32.8% से कम होके, तो यहाँ पे हल्का सा सेंटिमेंट नेगेटिव होता हुआ दिख सकता है, बट ओवरऑल नंबर्स थोड़े से पॉजिटिव लग रहे हैं। ग्रीव्स कॉटन, माफ कीजिए, इसके भी नंबर्स आए हैं जो मिले जुले हैं। जो आय है करीब 150% तक बढ़ती हुई दिखी है, 300 करोड़ के करीब। कामकाजी मुनाफे में करीब दुगना जंप आता हुआ दिखा है इस बार और साथ ही जो मार्जिन है वो भी 18% से बढ़कर 22% पर आते हुए दिखे, लेकिन जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और साथ ही ज्योति लैब्स की अगर बात करें तो इस बार इस तिमाही में जो नतीजे हैं काफी कमजोर हैं।
आय 24% तक कम होते हुए दिखी है। मुनाफा इस बार करीब 60% तक गिरता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए करीब 16% से घटकर केवल 10% के करीब आते हुए दिखे और कामकाजी मुनाफा भी 50% तक कम होता हुआ दिखा है। अगर वॉल्यूम्स की बात करें 22% वॉल्यूम्स में गिरावट हमने इस तिमाही में देखी है। कुल अगर देखें तो नंबर्स काफी ज्यादा वीक साइड पर आते हुए दिखे ज्योति लैबोरेटरीज के। बिल्कुल, तो कई सारे अहम नतीजे हैं जिन पर आज बाजार का रिएक्शन आएगा। चलिए कुछ और नतीजों की लिस्ट है कुशल के पास, जान लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, मेरे पास कैश मार्केट से स्टॉक्स है और यहाँ पर कर्नाटक बैंक पहला स्टॉक है। यहाँ पर एसेट क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होती हुई नजर आई है। इनके नतीजों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जीएनपीए 5% से घटकर 4.8% रहा है। हालांकि मुनाफा अगर आप देखेंगे तो वहां पर 55% का फॉल आया है। 62 करोड़ के मुकाबले 27 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। इसके अलावा गेटवे डिस्ट्रिक्ट बैंक नंबर्स मिले जुले रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट अगर आप इनका मुनाफा देखें तो वो 96% गिरता हुआ नजर आया है। 300 करोड़ से घटकर केवल 11-12 करोड़ रुपए का जो है मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही कंपनी की जो रेवेन्यू है वहां पर अगर आप देखें तो 120 करोड़ से बढ़कर 300 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज आए हैं कंपनी के। साथ ही टिमकन इंडिया अगर आप देखें तो यहाँ पे भी नंबर्स मिले जुले रहे हैं, जहां पर मुनाफा जो है केवल 7% बढ़ा है, 57 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ रहा है। और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन है उसमें भी थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखा है। 22.5% से बढ़कर 23% जो है एबिटा मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, पर रेवेन्यू जो है वो 10% डाउन है। आदित्य बिरला कैपिटल नंबर्स वीक साइड पे दिख रहे हैं। मुनाफा में 50% की गिरावट है। 250 करोड़ के मुकाबले 125 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया और आय जो है वो ऑन द फ्लिप साइड 2.5% बढ़कर आई है। इन्फीबीम एवेन्यूज नंबर्स जो है आपको मिले जुले आप कह सकते हैं, क्योंकि मुनाफे में 5% की बढ़त रही है और 27 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट किया है। पर रेवेन्यू फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो 14% का फॉल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही रिलैक्सो फुटवेयर की तरफ भी अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर भी नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। मुनाफे में 5% के फॉल के साथ 52 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, पर मार्जिन ऑन द फ्लिप साइड 15% से बढ़कर 17.8% होते हुए दिखे, यानी कि ऑपरेशनली कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफे में 47% की बढ़त रही है, 34 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़। और साथ ही कंपनी के मार्जिन में भी सुधार दिखा है, 6.4% से बढ़कर 7.6% आते हुए दिखे हैं। और अंत में एसएमएस फार्मा, यहाँ पर नंबर्स वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मुनाफा जो है वो 4.5% गिरा है, 6.5 करोड़ से घटकर 6.2 करोड़। पर मार्जिन जो है वो थोड़े से स्टेबल साइड पर दिखे हैं, 15% पे ऑलमोस्ट मार्जिन स्टेबल है। पर रेवेन्यू और कामकाजी मुनाफे में आपको 7 से 8% का फॉल देखने को मिला है। बिल्कुल, तो काफी सारे कैश मार्केट स्टॉक्स के नतीजे हैं जहां पर आपको आज रिएक्शन दिखेगा। कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करेंगे, चलिए जान लेते हैं पूजा के साथ। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज तमाम ऑयल स्टॉक्स पे नजर रखिए, जैसे कि ओएनजीसी, रिलायंस ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं। यहाँ ओपेक प्लस की उत्पादन कटौती के बाद सऊदी अरब ने कीमतें बढ़ा दी हैं और जुलाई अरब लाइट क्रूड की कीमतें अब $6.10 बढ़ा दी है। तो ये जो खबर आ रही है इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि पिछले 20 सालों में ये सबसे बड़ा प्राइस हाइक है। इसके अलावा आज लिकर शेयर फोकस में रहेंगे। दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें कि उन्होंने 10 जून से दिल्ली में जो लिकर है उस पर 17% स्पेशल कोरोना फी जो लगाया था अब वो हटा देंगी 10 जून से। तो इसके चलते आज लिकर शेयर फोकस में रहेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री से भी जुड़ी काफी सारी खबरें आ रही हैं। AIDA यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कंपनी में करीब 5,863 करोड़ रुपए का निवेश किया और इसके जरिए अब जियो प्लेटफॉर्म में जो हिस्सेदारी है 1.16% हिस्सेदारी हो चुकी है। और सिल्वर लेक और अन्य को इन्वेस्टर्स ने भी मिलकर अतिरिक्त 4,500 करोड़ का निवेश किया है। करीब 4 मई को ऑलरेडी कंपनी करीब 5,655 करोड़ निवेश कर चुकी है, उसके ऊपर ये निवेश किया गया है और अब सिल्वर लेक की हिस्सेदारी 2.08% हो गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। एस्ट्राजेनेका फार्मा, यहाँ पर भी काफी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव खबरें निकल कर आ रही हैं। पहली खबर तो यह है कि पेरेंट कंपनी सितंबर के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च कर सकती है, इस तरह की अपडेट आ रही है। मौजूदा परीक्षण जो था वो असफल रहने पर कंपनी 200 करोड़ डोसेज सितंबर के अंत तक लॉन्च करेगी, ये कंपनी की तरफ से बयान आया है। इसके अलावा एक और खबर है कि पेरेंट कंपनी और गिलियड साइंसेज के बीच एक करार हो सकता है और अगर ये करार होता है तो ये जो मर्ज एंटिटी होगी वो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनी होगी। तो ये एक दो बड़ा अपडेट कंपनी के लिए। इसके अलावा एक और खबर आ रही है जो कि नेगेटिव साइड पर है। सेबी ने 2014 डीलिस्टिंग की जो इनकी प्रक्रिया थी उस मामले में ऑर्डर दिया है। कंपनी के ऊपर आरोप लगाया कि FIS के साथ मिलकर
डीलिस्टिंग की प्रक्रिया पर प्रभाव डालने का इन पर आरोप लगाया गया है और इस पर नजर रखने को कहा है। तो ये जो तमाम खबरें हैं इसके चलते एस्ट्राजेनेका आज फोकस में रहेगा। इंडसइंड बैंक पर भी नजर रखे। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए प्रमोटर बैंक में हिस्सेदारी खरीदेगा, ये एक अपडेट आ रहा है इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स की तरफ से। फिलहाल जो हिस्सेदारी है वो 14.68% है और अब वो 15% तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि अधिकतर 0.32% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ फंड एक्शन भी हुए हैं। पेना इंडस्ट्रीज पर नजर रखिए। डीएसपी ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड ने कंपनी के करीब 7.5 लाख शेयर 16 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। बिल्कुल, तो कुछ फंड एक्शन है, कई सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रहेंगे और ऑयल एंड गैस सेक्टर पर तो बड़ा फोकस है। ब्रोकरेजेस आज कौन से स्टॉक्स पर फोकस कर रही है, आइए जान लेते हैं एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज किधर है ब्रोकरेजेस का फोकस? गुड मॉर्निंग दीपांशु। जो नतीजे आए थे वहां पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आते हुए देखिए। सबसे पहले आप देखिए शुक्रवार को नतीजे आए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 205 रुपए के लक्ष्य लिए और कह रहे हैं कि मोरेटोरियम जो है केवल 23% है लोन बुक का, जिसके अंदर एग्री लोन शामिल नहीं है, जिसके चलते दूसरे जो सरकारी बैंक है इससे तुलना नहीं कर सकते। HSBC भी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं 285 रुपए के लक्ष्य के लिए। वेदांता के नतीजे आए थे। नतीजे अगर देखें तो वन टाइम एक्सपेंस के चलते काफी ज्यादा खराब देखने को मिले थे, मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। CLSA ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, लेकिन जो इन्होंने लक्ष्य दिया है वो शुक्रवार की क्लोजिंग से नीचे का है। रेटिंग अंडर परफॉर्म से बदलकर अभी आउट परफॉर्म की दी है और लक्ष्य दिया इन्होंने 95 का, शुक्रवार की क्लोजिंग है 105 रुपए की। LNT के नतीजे आए थे और ब्रोकरेज हाउस ने हाईलाइट करके कहा है कि मुश्किल हालात में भी अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे हैं करीब 1280 रुपए का। DLF पर रिपोर्ट्स आई हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट जो है मांग को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस ये हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बेहद मजबूत है। जेफरीज ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य 186 से बढ़ाकर 202 कर दिया है। CLSA ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 190 रुपए के लक्ष्य के लिए। गुजरात गैस पर रिपोर्ट आई है CLSA की, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य 360 से घटाकर 345 कर दिया। कह रहे हैं कि Q1 FY21 यानी अगली जो तिमाही होगी वो वॉल्यूम के लिहाज से बेहद कमजोर देखने को मिल सकती है। जेफरीज ने खरीदारी की राय दी गुजरात गैस पर 350 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए, सिटी की रिपोर्ट है SRF पर, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 4252 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि स्पेशलिटी केमिकल कारोबार के लिए इस साल मजबूत हो सकता है। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन दिखने वाला है। आइए करते हैं एक्शन की शुरुआत और सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिगुल के साथ पिक ऑफ द डे। वागले साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत। बताइए सर, बाय सेल नोटा क्या है आज के लिए? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा बाय है UBL यूनाइटेड ब्रीवरीज बाय करके चले 1026 का क्लोज है। हमने शुक्रवार को भी आधे घंटे पे मतलब लास्ट आधे घंटे में कहा था, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट आया है। मुझे आज ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिखती है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1008 का और मेरा टारगेट 1062 का होगा 1062। और अगर आप कोई पोजिशनल व्यू लेते हैं 3 से 4 दिनों का या ये हफ्ते का, तो मुझे लगता है ये 1100 के पार जाना चाहिए। ओके, पोजिशनल 1100 के पार और फिलहाल 1062 का टारगेट रखिए, 1008 का स्टॉप लॉस। अच्छा हो वागले साहब आपने UBL दिया। बाय द वे बता दूं, मेरा स्टॉक ऑफ द डे जो 9 बजे आएगा वो इसी से मिलता जुलता है। तो बस आप समझ तो गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इंतज़ार कीजिए 9 बजे तक का। वहाँ पर मैं आज आप स्टॉक ऑफ द डे भी देने वाला हूँ। आज मैंने पिक ऑफ द डे आप रिजल्ट एनालिसिस भी दे दिया, स्टॉक ऑफ द डे भी दे दिया। आज का हीरो वो 9 बजे जो होगा वो भी मेरा इसी स्पेस का स्टॉक होगा। आइए हमारे अगले एक्सपर्ट बंसल जी हमारे साथ है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पिक से पहले तो अनिल जी आपको मुबारकबाद है। देखिए आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो दूसरे बिजनेस चैनल से ज़्यादा हो गई है। और अनिल जी ये देखा जाए ना तो 3 चीज़ों से मैं इस चीज़ को कोरिलेट कर पा रहा हूँ।
एक तो जो अमेजोन के ओनर हैं, सीईओ हैं जेफ बेजोस, अनिल जी, उनकी जो पर्सनल नेटवर्थ है दैट इज मच मोर देन नेट जीडीपी ऑफ मेनी कंट्रीज। उदाहरण के तौर पर आप मोरक्को को लीजिए अनिल जी, उनकी पर्सनल नेटवर्थ कई कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है। उसी तरीके से आपके जो फैन फॉलोइंग है एक चैनल से ज्यादा है अनिल जी, बिजनेस चैनल से ज्यादा है। और इसको देखते हुए अनिल जी देखिए, जिस तरीके से अभी कोरोना भी चल रहा है, गुरुद्वारे जो हैं काफी सेवा कर रहे हैं, तो और मेरी सिख धर्म के प्रति अनिल जी बहुत आस्था है, तो उनके जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी चीज याद आती है कि सवा लाख नल में एक लड़ावा ता गुरु गोविंद नाम कहलावा। तो जिस तरीके से वो कहते थे कि मेरा एक एक आदमी सवा लाख पे भारी पड़ेगा और जीत के आएगा, तो अनिल जी आप अकेले एक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग है, इसके लिए अनिल जी आपको मुबारकबाद है। और इसको देखते हुए अनिल जी मिर्जा गालिब का भी एक शेर याद आता है, दौड़ने फिरने के नहीं हम कायल, दौड़ने फिरने के नहीं हम कायल, जो आंख से ही ना टपके वो लहू क्या है। तो अनिल जी आपको हार्दिक शुभकामनाएं अनिल जी, आपको नमन अनिल जी। आपका मतलब कि फैन फॉलोइंग एक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके लिए अनिल जी कुणाल जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो ओवर टू कुणाल जी। बंसल जी, मैं आपकी शुभकामनाएं मैं स्वीकार करता हूं, शुभकामनाएं स्वीकार करता हूं, कंपैरिजन स्वीकार नहीं करता। हमें किसी से कोई कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। देखिए मैं पॉइंट सिंपल कहता हूं, देखिए दो परिवार है और दो परिवार साथ साथ आराम से बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। मैं एक सिंपल चीज़ जानता हूं कि देखिए मुझे जिन लोगों ने पढ़ाया लिखाया है, मेरे जो गुरु रहे हैं स्कूल में, अगर वो ये सोचते कि हम अनिल को इतना पढ़ा लिखा देंगे कि ये हमसे आगे निकल जाएगा, तो इसे इतना क्यों पढ़ाएं, तो कभी मैं आज अनिल सिंह भी नहीं बन पाता। अगर हमारे माता पिता अगर ये सोचने लगे कि बच्चों को उतना मजबूत ना बनाएं कि वो हमसे आगे निकल जाएं, तो वो हम बच्चे कभी आगे नहीं निकल सकते। तो देखिए जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे माता पिता हैं, इवन हाँ ये हो सकता है दोस्तों में कभी ऐसी बात आ जाए, सहयोगियों में बात आ जाए, ईर्ष्या की थोड़ी इस तरह की भावना आ जाए, वो हो सकता है, दोस्तों में हो सकता है, सहयोगियों में हो सकता है, भाइयों में हो सकता है। लेकिन अगर आपके माता पिता और गुरु निस्वार्थ भाव से आपको सिखाते हैं, और मैं आप कंपेयर करने की बात करें, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत 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 ज़्यादा इज्जत उस ऑर्गेनाइजेशन की करता हूँ जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से मैंने सब कुछ सीखा है और वहीं से मैं अनिल सिंह भी बनाऊँ, तो इसलिए कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं। हाँ, अब ये अलग बात है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट होते हैं, जो गुरु होते हैं वो सबको बराबर सिखाते हैं, कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है, अपनी अपनी लगन की बात है, अपनी नसीब की बात है, अपनी इच्छा शक्ति की बात है, वो अलग चीज़ हो सकती है। लेकिन गुरु गुरु ही होता है, और वो सम्मान, वो इज्जत, वो प्यार हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरा रहेगा ही। मैं आपको एक छोटा सा, अब बात निकली तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, और ये आप चूँकि मैथोलॉजी में लेके गए इसलिए ये सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मैंने जी में अपनी पारी की शुरुआत की थी 2 साल पहले, तो सुबह 8 बजे जब मेरी कमेंट्री होती थी, तो उस समय ना उदयन सर मेरे सामने आते थे वहाँ पर, और तो मेरे दिमाग में ये आया, और वागले साहब इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे कि उदयन सर को देख देख के हमने टीवी सीखा है, और वो हमारे लीजेंड है, वो बिजनेस टेलीविज़न के अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, और उनका मैं बहुत सम्मान रेस्पेक्ट करता हूँ। तो तब मुझे लगा कि मैं उदयन सर के सामने क्या शो करूँगा, ठीक है। एक बार मेरे मन में ये ख्याल आया, फिर मेरे मन में ये ख्याल आया कि जो गीता में कहा गया था वो ये था कि अर्जुन ने भी तो शस्त्र उठाने के पहले यही सोचा कि सामने मेरे भाई बंधु हैं, तो इनसे मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा। लेकिन मैंने उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, और मैंने मॉडिफाई ऐसे किया कि मुझे कौन सा युद्ध लड़ना है, सामने अगर मेरे भाई हैं, मुझे युद्ध थोड़ी लड़ना है। यहाँ कोई युद्ध नहीं है, यहाँ एक ऐसी हम परंपरा बना सकते हैं जहाँ सब लोग विकास करें। 2 चैनल अगर अच्छा काम करेंगे, दोनों के लिए जगह है, 2 चैनल अच्छा काम करेंगे, व्यूअर्स का फ़ायदा होगा, तो हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, न मैं किसी से बड़ा होना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अगर मैं 2 साल में 25,000 से 2.5 लाख पहुँचाऊँ, 10 गुना हूँ, उसकी बहुत खुशी है। आपके परिवार में अगर नया मेंबर आता है, किसको खुशी नहीं होती, मुझे भी बिल्कुल खुशी है। लेकिन पॉइंट सिंपल है, ये वो जगह है, यहाँ 2 नहीं बल्कि 2 चैनल और भी खुल जाए, उनके लिए भी जगह है, सबके लिए ग्रो करने के लिए जगह है, सबके लिए अच्छा काम करने की जगह है। मेरा आपका कंपटीशन सिर्फ हमारे साथ है, किसी और के साथ नहीं। हमें कल से आज काम अच्छा करना है। और एक और चीज़ बहुत विनम्रता से स्वीकार करना चाहता हूँ कि 2 साल में लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना बड़ा बनाया, इतने ज़्यादा फॉलोअर हैं। खुशी उस बात की मुझे ज़रूर है, इस बात की नहीं कि मैं किसी से आगे निकल गया। मुझे खुशी इस बात की कि मेरा परिवार बड़ा हो रहा है, मेरे साथी बड़े हो रहे हैं, मेरे लोग बड़े हो रहे हैं। मेरे पास आप देखिए एक से एक बेहतरीन एक्सपर्ट्स मेरे पैनल पर आ रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मेरे पास बहुत ही बेहतरीन टीम है, सारे यंग पीपल है जिनको अनुभव कम है लेकिन
जज्बा, जिनका पैशन किसी से कहीं अनुभवी लोगों से बहुत ज़्यादा है, इस बात की खुशी है। तो वो खुशी मैं स्वीकार करता हूँ और नम्रता के साथ स्वीकार करता हूँ कि ठीक है, आपने वो कंपैरिजन किया, मैं कंपैरिजन के साथ सहमत नहीं हूँ, भलाई आपकी स्वीकार करता हूँ। हमेशा फिर से मुझे नाम लेने में भी कहीं हर्ज, कोई हिचकिचाहट नहीं है। CNBC आवाज़ के लिए दिल में हमेशा इज्जत रही है, हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी। वो प्यार, वो इज्जत, वो एहसान मैं कभी ज़िंदगी में किसी का भूलने वाला नहीं हूँ, ये हमेशा रहेगा। इसलिए प्लीज़ बंसल जी, आपकी भावनाएं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कंपैरिजन नहीं, माफ़ कीजिएगा इसके लिए जी। जी दीप, हाँ जी, वागले साहब आप कुछ कहना चाहते थे? जी वागले साहब। अनिल जी, मुझे वो दिन याद है जब जो आपने उदयन का जिक्र किया, मुझे वो दिन याद है, हम स्टूडियो में से बाहर निकले थे और हमारी बात हुई थी। और क्योंकि आपने इसका जिक्र किया है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं पब्लिकली आपको चैनल पे पब्लिकली बोल चुका हूँ कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ। जैसे मैं ओपन इंटरेस्ट जो आपसे सीखा हूँ, उससे मेरा पूरा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा पॉजिटिव हो गया, बहुत बेटर हो गया, और बाकी सारे कुछ। लेकिन अगर मेरे को आपको रेट करना है तो सबसे ज्यादा मैं आपको पॉइंट्स आपकी ह्यूमिलिटी के लिए दूंगा, और अगर आप गलत हो गए तो वो गलती मानने के लिए दूंगा, जो बड़े बड़े लोग नहीं करते। और मैं अगर कुछ सीखूं आपसे और ये क्वालिटी इम्बाइब करूं तो मेरे लिए ये होगी। ऑब्वियसली टेक्निकली आपका जो प्रोफेशनल स्ट्रेंथ है वो तो है ही, लेकिन मैं इसको सबसे ज्यादा महत्व दूंगा, यही मुझे कहना था। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। और मैं यही चाहता हूँ, और आपने कहा तो एक लाइन और ऐड कर लूँ, ज़्यादा लंबा ना हो, कि ईश्वर कभी घमंड ना दे, ज़मीन से जुड़ा रखें। बस ये ज़रूर करें, दो चीज़ ज़रूर ज़िंदगी में चाहता हूँ, एक तो ये, और दूसरी चीज़ है कि मार्केट का एनालिसिस सही कर पाऊँ, जितना बेहतर कर पाऊँ उतना कम है। तो बस ये दो चीज़ ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ रहे, बाकी सब ठीक है, बाकी आनी जानी है, होता रहेगा, कम ज़्यादा वो कोई ख़ास बात नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। लेकिन हाँ, कभी किसी चीज़ का घमंड ना आए, और बस जैसे हैं वैसे ही रहें, उतना ही काफ़ी। ईश्वर ने हमारी जो काबिलियत है उससे ज़्यादा इज्जत दी है, बस ये बनी रहे, इतना काफ़ी है जी। बंसल जी, आपका पिक ऑफ द डे बताएं जी। अनिल जी, मेरा तो पिक ऑफ द डे वही है जो शुक्रवार को मैंने और कुणाल जी ने दिया था। टॉरेंट पावर को हमने रिकमेंड किया था, तो टॉरेंट पावर के साथ स्टिक करूंगा। 332, 332 का स्टॉप लॉस है, 360 पहला टारगेट है यहां पर, और इन टारगेट्स के लिए टॉरेंट पावर को खरीदने की राय है। परफेक्ट। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, अब आपको राकेश जी ने देखिए जो कंपैरिजन किया वो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन अनिल जी देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम आपको जो बधाई दे रहे हैं वो कंपैरिजन की नहीं है, वो बधाई है अनिल जी। देखिए 2.5 लाख सब्सक्राइब जो आपके फॉलोअर्स हो गए हैं ट्विटर पर, जो आपके प्रशंसक हैं, आपके चाहने वाले हैं, इनकी जो जनसंख्या जिस गति से बढ़ी है, इसके लिए तो बधाई आपको अनिल जी स्वीकार करनी होगी। और दूसरी चीज अनिल जी, आज बधाई देने का विशेष कारण ये है कि और एक चीज और है जी, देखिए आप अकेले चले थे। एक व्यक्ति अगर किसी संस्था को किसी बड़ी चीज को चुनौती देता है और फिर उसके बाद उसमें विजय पाता है, तो अनिल जी वो प्रशंसा का अधिकारी होता है। तो अनिल जी, मैं और राकेश जी आज उसी के लिए आपको प्रशंसा कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपकी इस बड़ी उपलब्धि को सामने रख रहे हैं अनिल जी। तो मुझे लगता है अनिल जी इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। और अनिल जी, मेरी और राकेश जी की ओर से ढेरों बधाई आपको। और हमने देखिए अनिल जी एक ट्विटर पे डाला है कि अनिल सिंघवी नंबर 1, तो अनिल सिंघवी वाकई में नंबर 1 है और हमेशा रहेंगे। नहीं, थैंक यू सो मच। बस आप सबकी वजह से हैं, और बस यही प्रेम बना रहे, यही अच्छा काम करने की जो क्षमता है वो बनी रहे और वो होता रहे। बताएं सर, आज का आपका पिक ऑफ द डे जी। अनिल जी देखिए, मैंने एक स्टॉक चुना है। हालांकि देखिए, जैसे राकेश जी ने कहा कि टॉरेंट पावर हमारा पहला पिक है, और कल शुक्रवार को हमने उसका जिक्र किया था। बड़ा ब्रेकआउट आया है उस स्टॉक पे, और हमें उम्मीद है कि टॉरेंट पावर में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन एक और मिड कैप का स्टॉक है जिसमें शुक्रवार को एक बड़ा ब्रेकआउट आया था,
और बहुत बड़ा वॉल्यूम एडिशन हुआ है। स्टॉक का नाम है बॉम्बे डाइंग, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ के शेयर्स का कारोबार एनएसई पर शुक्रवार को हुआ और एक बड़ा ब्रेकआउट 62 रुपए के ऊपर हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको 75 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 62 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी की राय है। 75 का टारगेट होगा। स्टॉक है बॉम्बे डाइंग। ओके, बॉम्बे डाइंग में खरीदारी करने की राय। सुमित जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं भी बिल्कुल आपको एकदम बधाई देना चाहूंगा। ये बहुत बढ़िया बात है और लाइफ में हम जब भी कोई एक अचीवमेंट करते हैं तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन मिलना बहुत जरूरी है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कंपटीशन खुद का खुद से होना चाहिए। तो अपना कंपटीशन, आपका कंपटीशन खुद का खुद से ही है और अब यहाँ से ये जर्नी आपको आपके कंपटीशन में खुद के नंबर्स पे ही और अचीव आगे करनी है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और ये नंबर्स और आगे बढ़ते रहे। अब जहां तक पिक ऑफ द डे का सवाल है अनिल जी, पिक ऑफ द डे में मेरे को मेटल स्पेस बहुत अच्छा लग रहा है। मेटल स्पेस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील यहाँ पे बहुत बढ़िया पिक है। टाटा स्टील पिछले 7-8 दिनों से लोअर लेवल से बहुत बढ़िया अपसाइड मूव दिखा रहा है। टाटा स्टील में यहाँ से और भी ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। टाटा स्टील में खरीदारी करें। यहाँ से ऊपर में 350 रुपया, 360 रुपए तक का मूव टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है। कोई भी डिप अगर इंट्राडे में आता है 330, 332 तक, तो उस डिप में लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। नीचे में 323, 324 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में 350 रुपए से लेकर 360 रुपए तक का अपसाइड मूव टाटा स्टील के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, टाटा स्टील में करनी है खरीदारी। आपको ये है राय सुमित की। जय ठक्कर हमारे साथ है। जय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, आपकी पिक आज की। वेरी गुड मॉर्निंग जी अनिल जी, एंड बहुत बहुत बधाई। वंडरफुल अचीवमेंट एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस आई वुड से गोइंग फॉरवर्ड अनिल जी, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल अचीव ऑल ऑफ दिस। अनिल जी, आज जो पिक ऑफ द डे पे मैंने चूज किया है वो है पीरामल एंटरप्राइज। अनिल जी, पीरामल एंटरप्राइज पहले भी हमने एक दफ़े पिक ऑफ द डे में दिया था। 980 के ऊपर हमने खरीदने की सलाह दी थी एंड 1040, 1060 के हमारे टारगेट्स थे, अचीव हो चुके थे। उसके ऊपर काफ़ी गया था। उसके बाद हमें 2 दिन का एक करेक्शन देखने मिला ये स्टॉक में, जो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 4th वेव में करेक्शन हमें देखने मिला है। और लास्ट जो हमें ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव क्लोज ये स्टॉक में देखने मिला, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 5th वेव ऊपर की तरफ स्टार्ट हुआ है, जिसके कारण ये स्टॉक अपने जो रीसेंट प्रीवियस हाइज है लास्ट 3-4 दिनों के, वो निकाल देगा। सो पीरामल एंटरप्राइज बाई करके चलना है। इसके स्टॉप लॉस नीचे की तरफ अनिल जी रहेंगे 1130, 31 का क्लोज है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखना चाहिए इसे, बिकॉज जो हिसाब से वॉलेटिलिटी भी है स्टॉक में, तो डेफिनेटली थोड़े स्प्रेड्स या तो मैं कहूँगा वाइडर रहना चाहिए। सो कहीं ना कहीं 1100 का एक स्टॉप लॉस। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट है, पहला वाला 1190 एंड दूसरा वाला रहेगा 1220। सो अगर आप देखें तो क्लियरली अनिल जी 1:2 एंड 1:3 ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन रहा है जी। ओके, तो ये है आपके लिए राय। पीरामल एंटरप्राइजेज ने खरीदारी की। आइए, जयपुर वाले जैन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, आपकी पिक्स, जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का तेजी के वाला, तो आप तो ढेर सारी देने वाले होंगे आज तो पिक्स ही देंगे अनिल जी। ऐसे पिक भी देते थे और मार्केट खराब रहे अच्छा रहे जो भी रहे पिक्स देते थे, मगर आज तो वैसे ही बहुत बड़ी खुशी का दिन। अनिल जी, मुझे याद है आप फेसबुक पे काफी एक्टिव थे और मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया काफी हद तक आपसे भी सीखी है। और जिस तरीके से आप ट्विटर पे आए थे और 10,000 फॉलोअर्स हुए थे, तब आपने फेसबुक पे भी अपलोड किया था, तो मुझे वो दिन भी याद है। और मुझे आपने सजेस्ट भी किया आप लोग भी ट्विटर पे एक्टिव हो जाइए। फिर 10,000 से 1 लाख, और जब आप नहीं थे बीच में एक आपका जो भी पीरियड था फरवरी 2 तारीख से लेकर अप्रैल की 1st वीक तक, तो उस दौरान आपके जबरदस्त फॉलोइंग बढ़ी थी। फिर 1 लाख हुआ, फिर 1 लाख पे मैंने बोला कि 1 लाख 1 मिलियन होगा, 2 लाख पे भी मैंने बोला 1 मिलियन होगा, और 2 लाख तो अभी कुछ दिन पहले हुआ था। और ये 50,000 की जो स्पीड है, तो मुझे तो लगता है कि बहुत वेरी सून, मतलब 1 मिलियन जो 1M है वो होगा और स्टॉक मार्केट के सबसे फॉलोड पर्सनालिटीज में से एक होंगे। ये मेरी दुआएं, और ये इनफैक्ट दुआएं नहीं, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द होगा। वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आप तो वो सिल्वेस्टर स्टेलोन, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सनी देओल जो वन मैन आर्मी तक काम करते हैं ना, बट आप वन मैन आर्मी की तरह शुरू हुए थे, अब साथ में आपकी टीम इतनी डेडिकेटेड आपके साथ और पूरी साथ लेके आप चल रहे हैं सबको। अमेजिंग अमेजिंग। फिर से वो सजय बुक्का वाला एग्जांपल अनिल जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आप अपने रिकॉर्ड तोड़ते रहिए। बट एनीवेज, अब पिक्स पे आते हैं अनिल जी। मुझे ऐसा लगता है कि आज फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स अच्छा करेंगे, हेल्थ केयर अच्छा कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत बीएफएसआई में भी दिखता है कि माहौल बना रहेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से रीओपन हुआ है और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर सेगमेंट था
तो NBFCs, बैंक्स और ये सारे थे, और BFSI ओवरऑल थोड़ा बहुत अच्छा भी कर रहा था, जैसे ब्रोकिंग बिजनेस, इंश्योरेंस, मैंने काफी स्टॉक्स वहां से रेकमेंड किए हैं। तो पहला स्टॉक होगा, मैंने पहले भी पिक ऑफ द डे में दिया हुआ, ICICI लोम्बार्ड, बेहतरीन स्टॉक है। और जो मैं फ्राइडे को इवनिंग शो किया था बाजार अगले हफ्ते, उसमें मैंने इंट्राडे के तौर पे अनिल जी थाइरोकेयर टेक्नोलॉजीज दिया था, क्योंकि डॉक्टर लाल पैथलैब जो कि हमारा फ्राइडे के दिन हम लोगों ने पिक ऑफ द डे के तौर पे दिया था क्लाइंट्स को, वो बहुत जबरदस्त चला। तो उसके तर्ज पे मुझे लगता है कि थाइरोकेयर वाज एन अंडर परफॉर्मर दैट डे, आज करेगा अच्छा। पोजिशनल पिक पे मैंने स्टार्ट सीमेंट दिया था। स्टार्ट सीमेंट मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, टारगेट्स भी अचीव हुए, फिर से करेक्ट किया, और अब ऐसे लेवल पे डाउनसाइड रिस्क बहुत कम। और इस बार चैनल चेक से बोल रहा हूं अनिल जी, जबरदस्त रिटेल प्राइसेस है सीमेंट की, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चाइना में और सब में जो एक्टिविटी वापस से बाउंस बैक की है इंफ्रा एक्टिविटीज, तो इंडिया में भी सरकार सर्टेनली वहां से क्लू लेगी। अच्छी चीजें तो देखिए फॉलो करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त इंफ्रा पे पुश आएगा और उसका बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, और पहले भी मैंने होल्डिंग कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा बोला था, बजाज होल्डिंग मैंने बोला था, महाराष्ट्र स्कूटर्स जो कि बेहतरीन स्टॉक है, तो महाराष्ट्र स्कूटर्स, बजाज होल्डिंग, BBTC, ये होल्डिंग कंपनीज पे ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये है वो तमाम ढेर सारी लंबी लिस्ट जैन साहब की तरफ से, जहां पर आपको करना है फोकस। L&T, इसके नतीजे मिले जुले हैं, लेकिन गाइडेंस काफी बेहतर नजर आ रहा है। जय, इसके चार्ट्स देखिए और बताइए आज के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है L&T के लिए रिजल्ट के बाद। अनिल जी, जहाँ तक L&T का सवाल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में हमें नीचे के लेवल से फिर से एक अच्छी मूव आते हुए नजर आई है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे एक सपोर्ट बना हुआ है 1820 के आसपास शॉर्ट टर्म में। 1820 से लेके 1800 ये एक अच्छा सपोर्ट रेंज है। ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में फिर से हमें 1900 के पार तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो अनिल जी, इसका पहला जो टारगेट रहेगा 1903 का बन रहा है एग्जैक्टली, अगर मैं देख रहा हूँ तो 1903, और अगर वो लेवल निकलते हैं तो लगभग 1950 तक के लेवल्स भी देखने मिलेंगे। सो L&T शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव तो मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें बाय करके चल सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म के लिहाज से L&T में करनी है खरीदारी।